इस लेक्चर में हम कवक जाल के रूपांतरणों के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से कवक तंतु रूपांतरण प्रदर्शित करता है, उसी तरह से जो कवक जाल है वो भी कुछ रूपांतरण प्रदर्शित करता है। तो कौन कौन से रूपांतरण हैं, एक एक करके हम इसको अध्ययन करेंगे। सबसे पहला रूपांतरण आता है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा की अगर अपने बात करें तो ये गद्दी के समान ठोस संरचना होती है, और अगर अपने इसकी प्रकृति की बात करें तो यह प्रोजेनकाइमेटस प्रकृति की होती है, यानी प्रोजेनकाइमा उत्तक की बनी हुई होती है। अब इसका काम क्या है, तो ये जनन संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। जो जनन संरचनाएं हैं वो इस स्ट्रोमा के अंदर धंसी हुई रहती हैं, और इस तरह से जो बाह्य वातावरण है उससे जो जनन संरचनाएं हैं वो सुरक्षित रहती हैं। अब इसमें डायग्राम के अंदर हम लोग देख सकते हैं, ये स्ट्रोमा है, और इस स्ट्रोमा के अंदर छोटे छोटी गुहाएं होती हैं। इन गुहाओं को कोष्ठक कहा जाता है, और हर एक कोष्ठक में एक जनन संरचना जो है वो उपस्थित रहती है। तो इस तरह से ये जनन संरचनाएं बाह्य वातावरण से सुरक्षित रहती हैं। उदाहरण की बात करें तो जो स्ट्रोमा है वो लोक्यूलो एस्कोमाइस्टिडी एक सब क्लास आती है एस्कोमाइसिटीज सब क्लास के अंदर। तो एस्कोमाइसिटीज क्लास की लोक्यूलो एस्कोमाइस्टिडी सब क्लास के अंदर जितने भी कवक आते हैं उन सभी में जो स्ट्रोमा है वो पाया जाता है। इसके अलावा जो क्लेविसेप्स है इसमें स्ट्रोमा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो नेक्ट्रिया है इसमें भी हमें स्ट्रोमा देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा जो रूपांतरण है वो आता है सक्लेरोशियम। सक्लेरोशियम जो है ये एक गद्दीनुमा संरचना होती है। अगर अपने इसकी प्रकृति की बात करें तो ये कूट मृदुतकीय होती है। तो कूट मृदुतक की बनी हुई संरचना है ये। अब इसकी अगर अपने बात करें तो ये एक प्रसुप्त संरचना है। जिस तरह से एक बीज प्रसुप्त होता है अंकुरण से पहले, उसी तरह से ये भी एक प्रसुप्त संरचना है। अब इसका काम क्या है, अगर बाह्य परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, प्रतिकूल होने का मतलब यह है कि जैसे तापमान उच्च है, जल की कमी है, शुष्कता है ज्यादा, तो ये प्रतिकूल परिस्थितियां कहलाती हैं। तो इन परिस्थितियों में, इन वातावरणीय परिस्थितियों के अंदर ये जो सक्लेरोशियम है ये कवक को बचाने का कार्य करती है। अब कैसे बचाने का कार्य करती है वो हम लोग देखते हैं। जैसा कि डायग्राम के अंदर या चित्र के अंदर आप लोग देख सकते हो कि इसमें दो मुख्य भाग होते हैं। बाह्य भाग जो है वो वलकुट कहलाता है, और अंदर वाला जो भाग है वो मज्जा कहलाता है। बाहर वाले वलकुट भाग के अंदर जो कवक जाल है वो उपस्थित होता है, और जो मज्जा भाग है इसमें संग्रहित भोजन होता है। तो जब तक ये जो संरचना है वो प्रसुप्त रहेगी तब तक मज्जा से जो भोज्य पदार्थ हैं वो वलकुट में स्थानांतरित होते रहते हैं, और इस तरह से जो कवक जाल है वो जीवित रहता है। उदाहरण की अगर अपने बात करें तो एक क्लास का नाम, एक वर्ग का नाम आपको ध्यान में रखना है, मिक्सोमाइसिटीज। तो इसके अंदर जितने भी सदस्य आते हैं, जितने भी कवक आते हैं उनमें सक्लेरोशियम देखने को मिलता है। इसके अलावा क्लेविसेप्स जो है इसमें भी सक्लेरोशियम जो है वो पाया जाता है। अब क्लेविसेप्स जो है वो राई और बाजरा इन दोनों फसलों के अंदर एक रोग उत्पन्न करता है जिसको अर्गट रोग या अर्गट डिजीज के नाम से जानते हैं। तीसरा जो रूपांतरण है वो आता है मूलाभास का। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये मूल की तरह आभास देते हैं, या जड़ के समान ये आभास देते हैं, इसलिए इसको मूलाभास कहा जाता है। तो कवकों में जड़ के समान अगर कोई संरचना उपस्थित है तो उसको मूलाभास कहा जाता है। अब ये जो संरचना है वो किसकी बनी होती है, तो ये हमेशा कवक तंतुओं के मिलने से ही बनती है। अब ये जो संरचना है मूलाभास, ये मूल की तरह आभास क्यों देती है, क्योंकि इसमें शीर्षस्थ वृद्धि पाई जाती है। जिस तरह से जो उच्च पौधे हैं उनकी जो जड़ें हैं वो हमेशा उनमें जो जड़ का शीर्षस्थ भाग है उनमें शीर्षस्थ विभज्योतक होता है। सिर्फ उसी भाग की कोशिकाएं जो हैं वो लगातार विभाजन करती हैं, और इस तरह से उनमें शीर्षस्थ वृद्धि होती है। तो उसी तरह से जो मूलाभास है उसमें भी उच्च पौधों की जड़ों के समान ही ये जो शीर्षस्थ वृद्धि है ये पाई जाती है। तो ये समानता है, इसलिए इसको मूलाभास के नाम से जानते हैं हम। तो अगर अपने डायग्राम के अंदर बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये कवक तंतु जो हैं वो एक दूसरे के समानांतर एकत्रित हो जाते हैं और ये मूलाभास बनाते हैं। अब ये मूलाभास की जो इसका जो शीर्ष भाग है वो वृद्धि प्रदर्शित करता है। केवल बीच वाली जो कोशिकाएं हैं या नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं वो कभी भी विभाजन प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो केवल शीर्ष की कोशिकाएं विभाजन प्रदर्शित करती हैं, और इसको हम शीर्षस्थ वृद्धि के नाम से जानते हैं। उदाहरण की बात करें तो मूलाभास जो है वो हमें एगेरिकस के अंदर देखने को मिलता है, जिसको हम मशरूम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कवकों में कशाबीकरण की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कशाब क्या होता है। एक कशाब होता है, एक होता है पक्षमाभ। तो कशाब और पक्षमाभ में क्या अंतर है, तो
तो दो मुख्य अंतर हैं। सबसे पहली बात, कशाब जो है वो संख्या में कम होते हैं, जबकि पक्षमार्ग जो है वो संख्या में हजारों लाखों की संख्या में हो सकते हैं। दूसरा अंतर, जो कशाब है उसकी जो लंबाई है वो ज्यादा होती है, जबकि जो पक्षमार्ग है उसकी लंबाई जो है वो कम होती है। हालांकि दोनों की जो संरचना है कशाब और पक्षमार्ग की वो एक समान होती है, जो आंतरिक संरचना है वो एक जैसी होती है। तो कशाब की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कशाब की अगर अपने बात करें तो ये धागे नुमा संरचना होती है, और इसका काम क्या है, जो जनन संरचनाएं होती हैं उनको गति में सहायता करना। तो जो जनन संरचनाएं हैं जैसे बीजाणु हैं या कोई युग्मक है, तो उन संरचनाओं पर जो कशाब हैं वो उपस्थित होते हैं, और इन जनन संरचनाओं की गति जो है वो इन्हीं कशाबों के कारण होती है। अब ये जो कशाब हैं वो कौन से कवकों में पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि केवल और केवल जो निम्न कवक हैं उन्हीं में ही जो कशाब हैं वो पाए जाते हैं। निम्न कवकों में मैंने 6 वर्गों के नाम आपको बताए थे, जिसमें मैंने बताया था जाइगोमाइसिटीज, ट्राइकोमाइसिटीज, काइट्रिडियोमाइसिटीज, हाइफोकाइट्रिडियोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज एंड ऊमाइसिटीज। तो इन 6 वर्गों के अंदर ही आपको ये जो कशाब हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर अपने बात करें उच्च कवकों की, तो उच्च कवकों में कशाब जो है वो पूर्णतया अनुपस्थित होते हैं। तो उच्च कवकों में मैंने 3 वर्गों के नाम आपको बताए थे, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटीरोमाइसिटीज। उसके बाद हम बात करेंगे कशाब की संरचना की। तो कशाब की अगर अपने संरचना की बात करें तो इसमें 9+2 की व्यवस्था जो है वो देखने को मिलती है, या इसको 11 रज्जुक व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 9+2 कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, तो जो अगर अपने बात करें इसकी संरचना की, तो इसमें अनुप्रस्थ काट के अंदर आपको बिल्कुल केंद्र में 2 सिंगलेट्स दिखाई देते हैं। सिंगलेट्स का मतलब जो फाइबर्स हैं वो अकेले होते हैं, जबकि परिधि पर आपको 9 डबलेट्स दिखाई देंगे। अब ये डबलेट्स और सिंगलेट्स बने किसके होते हैं, तो ये माइक्रोट्यूबुल्स के बने हुए फाइबर्स होते हैं, जो पूरे के पूरे कशाब के अंदर समानांतर रूप से गति करते हैं या रन करते हैं। तो परिधि पर 9 होते हैं और 2-2 फाइबर्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको डबलेट्स बोल देते हैं। जबकि केंद्र में केवल 2 अलग अलग जो फाइबर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जिनको सिंगलेट्स बोल देते हैं। तो इसीलिए इसको 9+2 व्यवस्था या 11 रज्जुक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे अपने कशाबों के प्रकार की। तो 2 प्रकार के मुख्य कशाब जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कवकों के अंदर। पहला आता है एक्रोनिमेटिक और दूसरे का नाम है पेंटोनिमेटिक। अब इस एक्रोनिमेटिक को विप्लेश टाइप यानी चाबुक प्रकार और स्मूथ टाइप यानी चिकना प्रकार भी कहा जाता है। अब सबसे पहले इसी एक्रोनिमेटिक की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल केंद्र में आपको केंद्र में इसका अक्ष मिलेगा, इस अक्ष का नाम है एक्सोनीम, और इसके चारों ओर इसकी जो कोशिका द्रव्यी झिल्ली या आवरण होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक शीथ के नाम से जानते हैं। अब ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहले प्रकार में क्या होता है, जो एक्सोनीम है वो बाहर निकलकर यानी साइटोप्लाज्मिक शीथ से बाहर निकला हुआ होता है, तो इसको हम बोल देते हैं एंड पीस। तो इसको हम बोलेंगे जो एक्रोनिमेटिक कशाब है वो विद एंड पीस है, यानी एंड पीस युक्त है। दूसरी तरफ अगर जो एक्सोनीम है वो साइटोप्लाज्मिक शीथ से बाहर ना निकला हुआ हो, तो यह जो व्यवस्था है वो ब्लंट एंडेड कहलाती है, या कुंद सिरा जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं। दूसरी तरफ पेंटोनिमेटिक की बात करें तो इसको टिंसेल प्रकार भी बोलते हैं, या फिर रफ यानी खुरदरा प्रकार भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है, तो इसकी संरचना की अगर अपने बात करें तो इसमें बिल्कुल केंद्र में तो आपको इसका अक्ष मिलेगा, जिसको एक्सोनीम कहते हैं, और उसके चारों ओर आपको इसका आवरण मिलेगा कोशिका द्रव्य का बना हुआ, जिसको साइटोप्लाज्मिक शीथ बोलते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक शीथ है इसकी बाहरी सतह पर छोटे छोटे कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम टेंसल कहते हैं। इन्हीं कांटेनुमा संरचनाओं की वजह से जो सतह है वो खुरदरी हो जाती है, और इसीलिए इसका नाम है खुरदरा प्रकार या रफ टाइप। अब अपने बात करते हैं कशाबों की लंबाई की। तो कशाबों की लंबाई की जो बात है वो तभी की जाती है जब कम से कम 2 कशाब जो हैं वो किसी जनन संरचना के अंदर उपस्थित हों। तो मान लीजिए अगर सिर्फ एक ही कशाब है किसी जनन संरचना पर, तो हम लंबाई की बात नहीं करते। तो अब मान लीजिए कि 2 कशाब हैं किसी जनन संरचना पर, उनकी लंबाई कैसी होगी, एक जैसी होगी या अलग अलग होगी। तो ये 2 प्रकार इसमें हो सकते हैं। अगर तो दोनों कशाब समान लंबाई के हैं तो ऐसी जो व्यवस्था है वो कहलाती है आइसोकोंट। ऐसा केवल तभी होता है जब दोनों के दोनों कशाब एक ही प्रकार के हों, यानी कि या तो वो एक्रोनिमेटिक हों दोनों के दोनों, या फिर वो पेंटोनिमेटिक हों दोनों के दोनों। तो उस
उस व्यवस्था के अंदर या उस अवस्था के अंदर आइसोकोंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। दूसरा आता है, अगर दोनों कशाब की जो लंबाई है वो अलग अलग हो, भिन्न हो एक दूसरे से, तो उस व्यवस्था को हम बोलते हैं हेट्रोकोंट। तो जो अलग अलग प्रकार के, अगर एक जनन संरचना पर अलग अलग प्रकार के कशाब हैं, जैसे मान लीजिए एक कशाब एक्रोनिमेटिक प्रकार का है, दूसरा पेंटोनिमेटिक प्रकार का है, तब हम उस अवस्था में हेट्रोकोंट जो है उसको बोल सकते हैं।